हेलो फ्रेंड, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सूरज कुमार है। आज हम क्लास 10th के इतिहास की पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद देखेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वास्टिल कारागृह का पतन हुआ। वास्टिल कारागृह का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। यहीं से क्रांति का नाद बजा था। आज भी 14 जुलाई का दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 14 जुलाई को। 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? 1797 ईस्वी। यहीं से नेपोलियाई युद्ध की शुरुआत हुई। नेपोलियन का पतन तथा वियना शांति संधि कब हुई? तो नेपोलियन का पतन तथा वियना शांति संधि 1814 से 15 ईस्वी में हुआ। अगला, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ। इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के कौन सा भाग में हुआ? तो दूसरे भाग में हुआ। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान हुआ। अगला देखते हैं। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से क्या थे? संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे। अगला देखो, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी। अगला देखते हैं। 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कब हुआ? 1821 ईस्वी में। 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब दिया? 1832 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अठारह सौ 34 ईस्वी में पर्सा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल वेराइन स्थापित किया गया। जाल वेराइन संघ कब स्थापित किया? 1834 ईस्वी में। और किसके पहल पर? तो पर्सा की पहल पर, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। जाल वेराइन में किस राज्य शामिल अधिकांश हुआ? तो जर्मन राज्य शामिल हुआ। आगे देखते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब किया गया? तो 1707 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो 1801 ईस्वी में।
1871 ईस्वी के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। तो 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत कौन सा क्षेत्र था? तो बाल्कन क्षेत्र था। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को 2 बार बोला जाएगा, उसका आंसर याद कर लीजिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी था। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? गैरीबाल्डी। 8 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो यह किस महादेश के अंतर्गत है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। 10 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो इसका सही आंसर सी ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा।
इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा में। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। इसका सही आंसर क्या होगा? बुर्बो वंश। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 20 नंबर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका आंसर होगा हेगेल की विचारधारा से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिख था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन 29 नंबर पर चलते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की?
नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइन संघ की स्थापना किया। राइन संघ की स्थापना किया। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया। मेटरनिख क्या था? मेटरनिख क्या था? प्रश्न नंबर 31 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोर प्रतिक्रियावादी। प्रश्न नंबर 32, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? तो मेटरनिख का पतन हुआ था 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। मेटरनिख कौन था? प्रश्न नंबर 33 में क्या लिखा हुआ? मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? प्रश्न नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है कि मेजनी ने सन 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था? तो किस संस्था का गठन किया था? तो यह यंग यूरोप की संस्था का गठन किया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी से था। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। जाल वेराइन एक संस्था थी। 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जाल वेराइन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो ये जाल वेराइन व्यापारियों की एक संस्था थी। 37 नंबर प्रश्न, जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सा ने। हंगरी की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा म्यांमार थी, म्यांमार। हंगरी में 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोसुत ने किया था। प्रश्न नंबर 41, हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 42, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? प्रश्न नंबर 43 क्या लिखा हुआ है? सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। प्रश्न नंबर 44, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा पर्सा और फ्रांस के बीच। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 46, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। प्रश्न नंबर 47, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? फ्रांस की पराजय हुई। प्रश्न नंबर देखते हैं 48, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था?
क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1853 से 54 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 49, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर। प्रश्न नंबर 51, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न नंबर 53, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। प्रश्न नंबर 54, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 55, वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 56, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का। प्रश्न नंबर 57, इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। प्रश्न नंबर 58, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। प्रश्न नंबर 59, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 60, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका हो जाएगा आंसर सेडान का युद्ध के बाद। प्रश्न नंबर 62, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध के बाद। सीडान का युद्ध के बाद। प्रश्न नंबर 63, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। देखो 61, 62, 63 एक जैसे क्वेश्चन है, इसको सही ढंग से याद कर लेना। फिर से एक बार हम कर देते हैं, किस युद्ध के बाद 61 नंबर प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जिसका सेडान का युद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? प्रश्न नंबर 64 में क्या लिखा हुआ है? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने।
प्रश्न नंबर 65, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? इसका आंसर हो जाएगा काउंट काबूर ने। प्रश्न नंबर 66, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सीडान में हुआ था। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच। प्रश्न नंबर 68, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 69, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।